प्यारे बच्चों, मास्टर साहब एक्सप्लेन चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आप लोगों ने इसके पहले वाले टर्म में पढ़ा कि रुधिर वर्ग क्या है। रुधिर वर्ग की खोज किसने की, रुधिर वर्ग कितने प्रकार के होते हैं और किसी भी व्यक्ति में रुधिर वर्ग की पहचान हम कैसे करेंगे, और इन रुधिर वर्ग की वंशागत कैसे होगी। अर्थात कहने का मतलब कि माता पिता के रुधिर वर्ग ज्ञात हैं तो हम संतान का रुधिर वर्ग कैसे ज्ञात करें। तो एक चार्ट है, इस चार्ट के आधार पर हमने कुछ उदाहरण दिया था, जैसे कि माता का रुधिर वर्ग ए है, पिता का रुधिर वर्ग बी है, तो संतान में कौन सा रुधिर वर्ग पहुंचेगा। उसी तरह से माता का रुधिर वर्ग ए है, संतान का दूसरे जनक का रुधिर वर्ग पिता का रुधिर वर्ग ओ है, तो कौन सा रुधिर वर्ग। तो कई उदाहरण हम आप लोगों को दिए थे। यहाँ पर एक चार्ट इस तरह से है जिसको हम समराइज किए हुए हैं कि माता पिता के रुधिर वर्ग ज्ञात हैं तो संतान के कौन से रुधिर वर्ग संभव हैं और कौन से रुधिर वर्ग असंभव। तो चार्ट में माता पिता के रुधिर वर्ग हैं और दूसरे कॉलम में संतान के रुधिर वर्ग, संतान के रुधिर वर्ग। अब इसमें दो कैटेगरी हो गई, एक तो संभव पॉसिबल और दूसरा असंभव। जैसे माता पिता के रुधिर वर्ग यदि ओ हैं, ओ दोनों के रुधिर वर्ग ओ हैं तो संतान में कौन सा रुधिर वर्ग होगा। ऐसे कंडीशंस में संतान का रुधिर वर्ग ओ होगा, अर्थात ए बी और ए बी असंभव होगा। इसी तरह से माता पिता के रुधिर वर्ग ओ हैं और ए हैं या ए हैं और ए हैं, तो संतान का रुधिर वर्ग ए वर्ग होगा और ओ वर्ग होगा, अर्थात बी वर्ग और ए बी वर्ग असंभव होगा। इसी तरह से माता पिता के रुधिर वर्ग ओ और बी हैं या बी और बी हैं, तो संतान का रुधिर वर्ग बी और ओ होगा, ए और ए बी असंभव होगा। माता पिता के रुधिर वर्ग ए और बी हैं तो संतान में ए बी ए बी और ओ चारों प्रकार की संतान के रुधिर वर्ग प्राप्त हो सकते हैं, कोई भी असंभव नहीं। माता पिता के रुधिर वर्ग ए हैं और ए बी, बी हैं और ए बी हैं, ए बी हैं और ए बी, तो संतान में रुधिर वर्ग ए होगा, बी होगा।
और ए बी होगा, ओ असंभव। इस तरह से इस चार्ट से आपको एक आइडिया मिलती है कि माता पिता के अगर रुधिर वर्ग हैं पता, तो हम संतान के रुधिर वर्ग का पता लगा सकते हैं। अब इसके लिए हमने पिछले टर्म पर आपको नियम बताया था कि कैसे जो है इसको क्रॉस करके आप लोग बता सकते हैं। तो ये एक चार्ट है, चार्ट अगर नहीं आपको याद होता है, नियम याद है, तो आप नियम के आधार पर तुरंत आप, पिछले टर्म पर हम आप लोगों को बताए थे कि माता के अंडाणु और पिता के शुक्राणु, इस तरह से जब फर्टिलाइजेशन निषेचन क्रिया होती है तो कौन सा जीन्स प्रतिजन उनमें भाग लेगा, अल्फा ए या अल्फा ओ, उसी तरह से पिता का अल्फा बी या अल्फा ओ, इनमें से कौन सा जीन भाग लेगा, इसके आधार पर हम रुधिर वर्ग का निर्धारण करते हैं। अब इसी को दूसरे रूप में हम बताए थे पिछले टर्म में आपको कि जिस तरह से हम मैथ लगाते हैं, हमको दो पक्ष ज्ञात रहता है, तीसरा पक्ष ज्ञात करना रहता है, उसी तरह से यहाँ तीन पक्ष हैं, एक तो माता, दूसरा पिता और तीसरी संतान। इनमें से दो हमें ज्ञात हैं तो तीसरे का हम पता लगा सकते हैं। अभी तक आप लोगों ने देखा कि माता और पिता दोनों के हमें मालूम है, तो हम संतान का ज्ञात कर लिए। अब सपोज कर लीजिए माता पिता में से एक जनक का ज्ञात हो और संतान का ज्ञात हो, तो दूसरे जनक का ज्ञात करने के लिए हम कैसे ज्ञात करेंगे? नियम वही है, बस थोड़ा सा आपको दिमाग लगाने की जरूरत है। यानी कहने का मतलब यह है कि माता पिता में से एक जनक का आपको ज्ञात है और संतान का ज्ञात। एक जनक का रुधिर वर्ग ज्ञात है, संतान का रुधिर वर्ग ज्ञात है, तो दूसरे जनक का रुधिर वर्ग ज्ञात करना। आप सपोज करिए कि एक जनक का रुधिर वर्ग ए है और संतान का रुधिर वर्ग ओ है। अब दूसरे जनक का दो कैटेगरी हो जाएगी, एक तो संभव और एक असंभव। अब इसके लिए हम जिस तरह से सवाल में मान लेते हैं उसी तरह से हम मान लेते हैं। एक जनक का रुधिर वर्ग ए है तो हम दूसरे जनक का मान लिए कि बी है, और आप जानते हैं कि दूसरे जनक का बी है, तो ऐसे कंडीशन में चारों प्रकार के रुधिर वर्ग ज्ञात होते हैं संतान में। इसका मतलब कि पहली चीज तो ये संभव हो गया कि बी वर्ग संभव है। अब एक जनक का रुधिर वर्ग ए है, दूसरे का हमने बी माना। अब इसी तरह से एक का ए है तो दूसरे का हमने ए बी मान लिया। अब ऐसे कंडीशंस में आप चार्ट बनाएंगे, अल्फा ए अल्फा ए अल्फा ए अल्फा बी, अल्फा ए अल्फा ए अल्फा ए अल्फा ए अल्फा ए अल्फा बी अल्फा ए अल्फा बी। यहां से आपको मिल गया ए वर्ग और ए बी वर्ग। हमें लाना क्या है? ओ वर्ग लाना। अभी एक चार्ट और है,
ए वर्ग का अल्फा ए, अल्फा ओ, अल्फा ए, अल्फा बी, अल्फा ए, अल्फा ए, अल्फा ए, अल्फा ओ, अल्फा ए, अल्फा बी, अल्फा बी, अल्फा ओ। यहां पर ए बी वर्ग था, यहां पर ए वर्ग है और ए बी वर्ग है, बी वर्ग है। इसका मतलब ये है कि ए बी वर्ग का अगर दूसरा जनक रहेगा तो ओ वर्ग का संतान नहीं होगा। इसका मतलब कि ए बी वर्ग ए असंभव हो गया। अब इसी तरह से बी वर्ग हमने लिया, ए बी लिया, अब हम ओ वर्ग लेते हैं। ए के साथ ओ वर्ग हम लेंगे तो ये अल्फा ए, अल्फा ए, दूसरी तरफ अल्फा ओ, अल्फा ओ, अल्फा ए, अल्फा ओ, अल्फा ए, अल्फा ओ, अल्फा ए, अल्फा ओ, अल्फा ए, अल्फा ओ। यहाँ सबका रिजल्ट ए वर्ग हुआ। लेकिन अभी एक चार्ट और बाकी है। अल्फा ए, अल्फा ओ, अल्फा ए, सॉरी, अल्फा ओ, अल्फा ओ। इस तरह से अल्फा ए, अल्फा ओ, अल्फा ओ, अल्फा ओ। यानी कहने का मतलब कि ओ वर्ग यहां मिल गया, यानी ओ वर्ग का दूसरा जनक हो सकता है। एक जनक का ए वर्ग है, संतान का रुधिर वर्ग ओ है, तो दूसरे जनक का रुधिर वर्ग बी हो सकता है, ओ हो सकता है, ए बी नहीं हो सकता है। अब बचा कौन? ए। अल्फा ए, अल्फा ए, अल्फा ए, अल्फा ए, इसमें सब ए हो जाएगा। दूसरा इसका है अल्फा ए, अल्फा ओ, अल्फा ए, अल्फा ओ। इस तरह से लास्ट में अल्फा ओ हो जाएगा। इसका मतलब कि ए वर्ग भी संभव है। तो इस तरह से आपको मालूम हो गया कि अगर एक जनक का रुधिर वर्ग ए है और संतान का रुधिर वर्ग ओ है तो दूसरे जनक का रुधिर वर्ग ए हो सकता है, बी हो सकता है, ओ हो सकता है, लेकिन ए बी असंभव है, अर्थात ए बी कदापि नहीं होगा। तो इस तरह से आप चार्ट भर देंगे और चार्ट के आधार पर आप इस तरह से निकाल लेंगे। कहने का मतलब ये है कि हम शुरू में ही आपको बताए कि मैथ की तरह से, गणित की तरह से दो पक्ष आपको ज्ञात है, तीसरे पक्ष को ज्ञात करना है और नियम वही है। आप किस तरह से वंशागत करते हैं, तो अगर माता पिता का है तो आप चार्ट बना के संतान का निकाल सकते हैं। माता पिता में से एक जनक का है, दूसरे जनक का ज्ञात करना है, तो इसके लिए आपको मानना होगा कि अगर एक जनक का ए है तो क्या दूसरे जनक का ए होने पर संतान का रुधिर वर्ग ये प्राप्त होगा कि नहीं होगा। तो जहां पर प्राप्त होगा ऐसे वर्ग को हम संभव कहेंगे, जहां पर नहीं प्राप्त होगा ऐसे वर्ग का हम असंभव करेंगे। जैसा कि आप लोग ब्लैक बोर्ड पर देख रहे हैं कि एक जनक का रुधिर वर्ग, एक जनक में चाहे माता हो या पिता हो, उसका रुधिर वर्ग ए है और उसकी संतान का रुधिर वर्ग ओ है, तो दूसरे जनक का बी हो सकता है, ओ हो सकता है, ए हो सकता है और ए बी वर्ग कदापि नहीं होगा। तो इस तरह से आप लोगों ने देखा कि रुधिर वर्ग की वंशागत को हम कैसे जो है इस तरह से पढ़े। अब इसी में एक टॉपिक और है। रुधिर वर्ग की वंशागत के बाद एक अगली टॉपिक है आरएच तत्व। ये आरएच तत्व क्या है? आरएच तत्व या आरएच प्रतिजन। आरएच तत्व या आरएच
प्रतिजन। आर्य तत्व या रहीसस एंटीजन जिसे कहते हैं, तो ये आर्य तत्व या आर्यस प्रतिजन रहीसस मंकी बंदर, रहीसस मंकी के शरीर से सबसे पहले लैंड स्टीनर और वीनर ने 1940 में पता लगाया। रहीसस मंकी में लैंड स्टीनर और वीनर नामक वैज्ञानिक ने पता लगाया कि जिस तरह से रुधिर में प्रतिजन और प्रतिरक्षी, अभी आप लोगों ने इसके पहले पढ़ा कि रुधिर वर्ग ए है, तो उसमें प्रतिजन ए है, प्रतिरक्षी बी है। तो जिस तरह से आप लोगों ने प्रतिजन और प्रतिरक्षी के बारे में पढ़ा, उसी तरह से इन्होंने एक आर्य तत्व या आर्य प्रतिजन प्राप्त किया, और वो भी रहीसस मंकी नामक बंदर में 1940 में इन लोगों ने देखा कि यहाँ प्रतिजन और प्रतिरक्षी के अलावा एक और भी तत्व पाया गया। शुरू शुरू में इन लोगों ने ऐसे प्रकार के प्रतिजन को खरहे और गिनी पिग्स के शरीर में इंजेक्ट किया, और इंजेक्ट करने के बाद वहां पर उसके प्रतिरक्षी बनना शुरू हो गए। जब उसके प्रतिरक्षी बन गए तो बाद में उसका सीरम तैयार किया, और उसके सीरम तैयार करने के बाद ये देखा गया कि न्यूयॉर्क में कुछ गोरी प्रजाति के व्यक्तियों में भी ये आर्य तत्व पाया गया। बाद में और अध्ययन किया गया तो पता चला कि 97% भारतीयों में भी पाया गया आर्य तत्व। अब आर्य तत्व जिनमें पाया गया उनको आर्य पॉजिटिव कहा गया, और जिनमें नहीं पाया गया उन्हें आर्य नेगेटिव कहा गया। अर्थात आर्य पॉजिटिव और आर्य नेगेटिव, जिनमें पाया गया उनके पॉजिटिव कहा गया, जिनमें नहीं पाया गया उन्हें नेगेटिव कहा गया। इस आर्य तत्व की वंशागत कैसे चलती है? मेंडेलियन नियम के आधार पर, जैसे आप लोगों ने लॉ ऑफ डोमिनेंस प्रभाविता के नियम में देखा कि लंबे तने वाले पौधे का क्रॉस बौने तने वाले पौधे के साथ क्रॉस कराया गया, तो F1 पीढ़ी में सब के सब लंबे तने वाले पौधे प्राप्त होते हैं। उसी तरह से मेंडेलियन नियम के आधार पर इनकी वंशागत की गई, और इस वंशागत में यह देखा गया कि वास्तव में मनुष्य के शरीर में तो नहीं पाए जाते, लेकिन यदि किसी आरएच नेगेटिव वाले व्यक्ति के शरीर में आरएच पॉजिटिव वाले व्यक्ति का शरीर चढ़ा दिया गया, तो उसके शरीर में फिर एंटीबॉडी बन जाते हैं। अर्थात कहने का मतलब कि वो भी आरएच पॉजिटिव हो जाता है। अब इसका उदाहरण हम कैसे समझेंगे? इसका उदाहरण समझने के लिए एक प्रकार का रोग है जिसे हम कहते हैं एरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटैसिस। उस रोग का नाम है एरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटैसिस। एरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटैसिस ये भ्रूणावस्था का रोग है। अर्थात कहने का मतलब जब बच्चा मां के पेट में पलता है तो ऐसी कंडीशंस में ये रोग अगर हो जाता है तो बच्चा भ्रूणावस्था में ही मर जाता है, या बच्चा पैदा होने के बाद तुरंत मर जाता है। अब इसको हम चार्ट के माध्यम से देखेंगे। जैसे माता आरएस नेगेटिव है, अर्थात आरएस नकारी है,
ऐसे कंडीशंस में जो इनके जीन बनेंगे वो स्मॉल आर स्मॉल आर। इसी तरह से पिता आर एस पॉजिटिव है, शाकाहारी है, तो इनका जो जीन बनेगा वो कैपिटल आर या कैपिटल आर स्मॉल आर। अब इनकी वंशागति को हम कैसे समझेंगे? माता का अंडाणु स्मॉल आर, पिता का शुक्राणु कैपिटल आर, माता का अंडाणु स्मॉल आर, कैपिटल आर, स्मॉल आर। अब ये कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल आर स्मॉल आर, स्मॉल आर स्मॉल आर, स्मॉल आर स्मॉल आर, यहाँ पर कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल आर स्मॉल आर। यहाँ पर सभी संतान आर एस पॉजिटिव होंगी। यहाँ पर आधी संतान आर एस पॉजिटिव और आधी संतान आर एस नेगेटिव। यहाँ पर सभी संतान आर एस पॉजिटिव होंगी, यहाँ पर आधी संतान आर एस पॉजिटिव होंगी, आधी संतान आर एस नेगेटिव होंगी। लेकिन अभी हमने एक बात आपसे कही कि माता आर एस नेगेटिव है, दैट इज अब्सेंस ऑफ आर एस फैक्टर। नेगेटिव का मतलब कि माता के अंदर आर एस फैक्टर नहीं है। लेकिन जब माता पिता मिल करके संतान का निर्माण करेंगे तो ऐसे कंडीशन में जब पहली संतान पैदा होगी उस समय पिता के शुक्राणु के द्वारा माता के शरीर में आरएस फैक्टर प्रवेश कर जाएगा। तो प्रथम संतान जो पैदा होगी उसमें आरएस फैक्टर का गुण प्रेजेंट नहीं होगा। अर्थात कहने का मतलब कि प्रथम संतान को छोड़कर सभी संतान आरएस पॉजिटिव होंगी, लेकिन इसके साथ शर्त क्या होगी? प्रथम संतान छोड़कर, यानी पहली संतान जब पैदा होगी आसानी से पैदा हो जाएगी, इस रोग का प्रभाव नहीं दिखाई देगा। लेकिन पहली संतान के बाद जब दूसरी संतान का नंबर आएगा तो माता के शरीर में आरएस पॉजिटिव ऑलरेडी है और पिता से फिर आरएस पॉजिटिव हो गया। ऐसे कंडीशंस में दोनों के ब्लड क्लैंप कर जाएंगे, चिपक जाएंगे, और ऐसी कंडीशंस में जो भ्रूण होगा वो पेट में मर जाएगा या पैदा होगा तो मर जाएगा। तो यहां पर शर्त है कि सभी संतान आरएस पॉजिटिव होंगी, लेकिन प्रथम संतान को छोड़कर। उसी तरह से यदि माता का अंडाणु स्मॉल आर है, क्योंकि माता का अंडाणु सिर्फ स्मॉल आर ही है। पिता के कंडीशंस में दो कंडीशन हो सकती है, या तो स्मॉल कैपिटल आर होगा या कैपिटल आर स्मॉल आर होगा।
तो ऐसे कंडीशंस में अगर कैपिटल आर होगा तो सब संतान जो है आर एच पॉजिटिव होंगी, और यदि कैपिटल आर स्मॉल आर होगा तो आधी संतान आर एच पॉजिटिव होंगी। लेकिन यहां भी वही शर्त होगी कि प्रथम संतान को छोड़कर। इसलिए प्रथम संतान को छोड़कर कि पहली बार जब माता के शरीर में आर एच पॉजिटिव प्रवेश करता है तो वहां पर उसके प्रतिजन बनना शुरू हो जाते। लेकिन जब दूसरी बार होता है तो ऑलरेडी पहले से बने हुए हैं, इसलिए घातक हो जाता है। क्योंकि इसीलिए इसका नाम है एरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटेसिस। फीटेसिस का मतलब होता है फीटस, और एरिथ्रोस से मतलब है ब्लड, और ब्लास्टोसिस का मतलब कि फक्का जमना या फट जाना या चिपक जाना या क्रम्प कर जाना, ब्लास्ट कर जाना। तो इस तरह से रुधिर वर्ग की वंशागत के साथ साथ हमें आर्य तत्व का भी ज्ञान होना जरूरी है। आजकल बहुत कॉमन चीज ये है, अक्सर आप लोग देखते हैं कि कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जिनके संतान पैदा होती है और मर जाते हैं, पैदा हुए मर गए या पेट में मर गए, तो लोग कहते हैं भूत भवानी का चक्कर है, ये करिए वो करिए, झड़ा फूका। कुछ नहीं, ऐसे व्यक्तियों की जांच कराना चाहिए कि उनमें आरएस फैक्टर के द्वारा क्या इस तरह का प्रॉब्लम है। और आजकल थोड़ा सा महंगा इंजेक्शन इसका आता है, जिन व्यक्तियों में अगर ये होता है तो उसके लिए जैसे ही पहले दूसरे महीने से शुरू होता है भ्रूण का बनना, उसके लिए हिदायत होती है और वो डॉक्टर बताता है कि इतने इतने समय पर ये इंजेक्शन लगेगा, इससे इस रोग का उपचार किया जा सकता है। तो ये था आरएस फैक्टर क्या होता है, कैसे इसकी पता लगाई गई, फिर आरएस फैक्टर का वंशागत क्या होती है, इससे संबंधित कौन सा रोग होता है, इसकी रोकथाम क्या है, इन सारी चीजों को आप लोगों को बताया गया। तो आज के टॉपिक में इतना ही। आप लोगों ने देखा, वीडियो ज्ञानवर्धक लगे तो लाइक सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। धन्यवाद।